सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं संवैधानिक इतिहास का भाग 2। संवैधानिक इतिहास का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, रेगुलेटिंग 1773 जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसी को वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आज नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या पढ़ेंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो 1781 में, क्या 1781 में बना था। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निवारण हुआ था। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो था जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मोस्ट जो फैक्ट थे वो क्या थे? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की विधि बनाने का अधिकार था। तो देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में आपको पता ही चल गया था कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कलकत्ता को इन दोनों की मतलब तीनों का कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। यानी कलकत्ता खुद भी कानून बनाता था, विधि बनाता था, और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी की भी बनाता था विधि। अब क्या हुआ? जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो कमियां थी वो कमियां क्या थी? प्रांतीय, यानी प्रांत में जो प्रांत थे उनमें विधि बनाने का अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं दिया गया था। लेकिन उसकी कमियां दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, यानी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रांतीय क्षेत्र थे, उनको भी उस विधि बनाने के अधिकार के नियम में शामिल कर लिया गया था। कौन कौन थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और उधर किसको किसको मिला था? मद्रास और बंबई। ठीक, ये आपको जो थे प्रेसिडेंसी, उनको शामिल ही किया गया था विधि बनाने का। इसी में जब नेक्स्ट फैक्ट क्या हुआ था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया था। अब जो गवर्नर काउंसिल थी, गवर्नर एक काउंसिल बनी थी ना, उसमें एक सदस्य थे, उसमें कुछ आपके वो थे जिसमें आप उनको चुनौती दे सकते थे। वो सब गवर्नर इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की से मुक्त कर दिया। ये इन सर्वोच्च न्यायालय की सख्त से मुक्त कर दिया गया था। यानी सर्वोच्च न्यायालय अब इनके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, ये स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय इनके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था, इसमें कई रिफॉर्म किए गए थे, कई नियमों को में हेर फेर की गई थी, जिससे वो और भी सुचारू रूप से भारत देश पर कब्जा कर सके, उनके राजस्व को कलेक्ट कर सके और अपने देश की समृद्धि बढ़ा सके। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या जो थी वो 4 से 3 कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कितने लोग थे? 4 थे, और कितने कर दिए गए हैं? 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पिछले एक्टों में पढ़े थे तो उस एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल की परिषद कितनी थी? गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे। अब 4 सदस्य हटा के 3 सदस्य कर दिए गए, और उनको शक्ति क्या दे दी गई? उनको शक्ति दी गई सैन्य शक्ति। ठीक है, उनकी शक्ति कौन सी थी? सैन्य शक्ति। ठीक है, सैन्य शक्ति और युद्ध करने की शक्ति, संधि करने की शक्ति, राजस्व वसूली की शक्ति और देशी रियासतों की अधीक्षण की शक्ति। जो देशी रियासतें थे उनकी अधीक्षण शक्ति मतलब
अधिकार करने की शक्ति थी। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका गवर्नर जनरल परिषद की संख्या। अब दूसरी क्या है, इसमें क्या कर दिया गया था कि प्रांतीय जो सदस्य थी, प्रांतीय जो सदस्य थे उनकी भी संख्या घटा दी गई थी दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया था कि जो प्रांतीय सदस्य थी वो भी 4 से 3 कर दिए गए थे। कितना कर दिए गए थे? 4 से 3। और इसमें जो सेनापति था, मतलब जो अधिकारी था, उसको सेनापति बना दिया गया। ठीक है, अब उसको सेनापति बना दिया गया, ये एक फैक्ट था। इन सब नियमों का आप देखेंगे कि ये परिषद और प्रांतीय परिषदों में हेर फेर होता है, जो आज के नियमों के अनुसार भी देखिए कि संख्याएं अप डाउन होती रहती हैं। किसी मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे वो एक लिमिट बता दी गई है कि 15% रहेगा, ठीक है, पूरे, लेकिन उसमें भी हेर फेर होता रहता है कि कितने सदस्य अब ये पकड़ेंगे और कितने सदस्य ये पकड़ेंगे। ठीक है, कानून कौन सा बनाएगा, कौन किसका विभाग रहेगा, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो थी क्या, गवर्नर जनरल जो थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार से, यानी जो प्रांत की था, अब वो राज्य मतलब प्रांत सरकार में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, अब वो किस में लेंगे, अब वो उसमें लेंगे आपका जो केंद्र में है, यानी ठीक है, केंद्र में जो सरकार होगी उसमें लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति खत्म कर दी गई थी। तो गवर्नर जनरल अब प्रांतीय सरकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ठीक है, इसी के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल अब किस पे, कहाँ से नियम बना सकता था, वो केंद्र से बना सकता था, यानी कलकत्ता के नियम बना सकता था, लेकिन प्रांतीय सरकार को ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नियुक्ति अधिकारी के अवैध कार्यों पर मुकदमा। जो अधिकारी नियुक्त हुए थे दोस्तों, जैसे हम लोगों के टाइम पे एक अधिकारी नियुक्त होते ना कि हाँ इस जिले का ये जिले अधिकारी है, इस जिले का ये एसडीएम है, उसी तरह उस टाइम भी प्रांतीय सरकारों में कई अधिकारी जो राजस्व वसूली करते थे, जो कलेक्शन करते थे, जो कंपनियों के वो थे सदस्य थे, उन सब में जो नियुक्त अधिकारी थे उनको क्या किया गया था, अवैध कार्य के लिए, अवैध कार्य करेंगे तो उनके लिए मुकदमा चलेगा। जो इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में क्या किया गया था, एक इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इंग्लैंड में जो कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, साथ ही साथ ये भी नियम किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी नियुक्त अधिकारी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी विभाग से उपहार नहीं ले सकता था, उपहार नहीं ले सकता था और रिश्वत भी नहीं ले सकता था। ये प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, ये प्रतिबंध है, जिससे उस टाइम का सिस्टम जो था इनका ब्रिटिश का, वो करप्शन मुक्त रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लागू किया। ठीक है, अब आते हैं युद्ध और संधि के लिए कंपनी के डायरेक्टर की स्वीकृति। ठीक है, अब जो कंपनी के डायरेक्टर है उनको पता है कि इस क्षेत्र में ये मटेरियल ज़्यादा है, ये रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, इस क्षेत्र में नील की खेती ज़्यादा होती, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो स्वीकृति की गई है वो बेसिकली इसलिए की गई, उनकी मानसिकता समझिए कि डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो व्यापार करने के लिए थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए थे, तो व्यापार करने के लिए उनका मकसद क्या था, अंग्रेजों का जो आने का मकसद क्या था, व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, अपने देश में ले जाना। ठीक, यही तो था, यही तो नियम, यही तो उनका मकसद था। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें इस देश में इस पर्पज से राज नहीं करना था कि मैंने एक देश कब्जा कर लिया। उनका मेन मकसद था कि पैसा कमाना है, राजस्व वसूली करना है, राजस्व मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कलेक्ट करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या किया था कि उस कंपनी बनाई, कंपनी से फिर उसको राजनीतिक रूप से पूरे देश में कब्जा करना शुरू किया, जिससे उनके ही ऊपर अधिकारी रहे और किस चीज़ की खेती करानी है कि जो मतलब एक आसानी तरीके से वो अपना रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था। ठीक, तो युद्ध और संधि, यानी युद्ध करेंगे और उस क्षेत्र पर संधि करके उस क्षेत्र को कब्जे में लेंगे। तो उसके लिए कंपनी के डायरेक्टर की स्वीकृति इसलिए थी कि कंपनी का डायरेक्टर यानी व्यापार करने वाला वो जानता था कि
कि किस क्षेत्र में किस किस तरह की खेती हो सकती है, या किस क्षेत्र में किस तरह की पैदावार हो सकती है, क्या रॉ मटेरियल हमको मिल सकता है। जैसे बिहार साइड में आपको क्या मिलेगा, नील की खेती सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा मिला। तो वो क्या करते थे, ये सब खेती आपकी वहाँ करवाते थे। तो पहले क्या किए, युद्ध किए, फिर संधि वहीं की रियासत से, वहीं के राजाओं महाराजाओं से, वहीं से ठेकेदारों से उन्होंने क्या किया, संधि कर ली कि भैया अब ये आपको हम आप ही राज चलाइए, लेकिन हमको इतना राजस्व वसूली करके दीजिए और ये मटेरियल हमें प्रोवाइड कीजिए। तो इस बिहाफ पे उन्होंने डायरेक्टर की स्वीकृति लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हम लोगों को पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारिक और राजनीतिक जो थे, देखिए व्यापारिक, पिट्स इंडिया 1784 में क्या किया गया था कि हम लोगों ने एक कंपनी आई, कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया। जब उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तो अब क्या किया कि दो विभाग बना दिए। व्यापारिक जो व्यापारिक क्रियाकलाप रहेंगे उनको एक कंपनी के निर्देशक के अनुसार शुरू करेंगे, मतलब एक कंपनी के यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो हैंडल करेंगे। और राजनीतिक क्रियाकलापों को, राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब किससे युद्ध करना है, किसकी जमीन कब्जा करना है, किस रियासत को अपने अधिकार में लेना है, ठीक है, और किस राजा से तालमेल बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य को राज कर सकें। तो उस बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्रियाकलापों को 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के अंतर्गत कर दिया गया। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के अंतर्गत कर दिया गया। तो दोस्तों उसके ऊपर कंपनी के निदेशक और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के ऊपर किसको बैठा दिया गया, सम्राट को। तो सम्राट जो है वो दोनों के नियमों और उसके आधार पर ये चीज़ों को सही से डायरेक्शन देता था कि कौन कंपनी किस, जैसे कंपनी बताती थी कि यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है तो राजनीतिक जो क्रियाकलाप करते थे यानी 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, उनको ये आदेश दिया जाता था इस क्षेत्र में आकर आप अधिकार करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ सम्राट के अंतर्गत आती थी। तो मेन फैक्ट ये है कि कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप अलग अलग हो गए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट में। नेक्स्ट एक्ट है हमारा दोस्तों 1786 का अधिनियम। क्या है, 1786 का अधिनियम, ठीक है। अब 1786 अधिनियम एक्ट क्या है, विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय निरस्त करने का अधिकार, ठीक है। जैसे जो गवर्नर जनरल परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद में विशेष परिस्थितियों में जो निर्णय लिए गए हैं उनको निरस्त करने का अधिकार 1786 के अधिनियम में। क्या होता था, जैसे ये तो बन गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले में, इसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे युद्ध और कुछ ऐसे उन्होंने ये हरकतें की जिससे उन्हें विशेष परिस्थितियों में क्या हुआ कि जैसे कई बार युद्ध किए और उस युद्ध में उन्होंने अपना ही साम्राज्य गंवाने की कोशिश की, मतलब अपना ही साम्राज्य गंवाने की मनसा आ गई, मतलब मनसा इन सेंस कि अपने ही साम्राज्य को उन्होंने खोने की कोशिश की, खो देना चाहा। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि ऐसा है, विशेष परिस्थितियों में क्या हुआ, निर्णय निरस्त करने का अधिकार आपको परिषद को दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, उसको ये किया गया कि प्रधान शक्ति, जो प्रधान सेनापति की शक्तियां होंगी वो गवर्नर जनरल को दे दी जाएंगी। ये है आपका 1786 का अधिनियम, ठीक है। इन दोनों एक्टों में आप ये चीज़ देखेंगे कि एक तरह से नियम में थोड़ा सा मजबूती लाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। ये चीज़ किया गया है जिससे जैसे क्या होता है ना, कभी कभी मिस यूज होने लगता है या फिर कोई कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो बोर्ड इन सब दोनों नियमों को शामिल किया गया जिससे और मजबूत हो जाए नियम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हम लोगों का, 1793 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1793 का चार्टर एक्ट।
अब आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें देखेंगे आप कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व देने लगा। अभी तक क्या था, इंग्लैंड के राजस्व जो यहाँ से जाता था, वहाँ इंग्लैंड में इंग्लैंड के राजस्व से इन नियंत्रक सदस्यों को वेतन जो दिया जाता था। ठीक है, अब जो भारत में नियुक्त हैं, जो नियुक्त भारत में अधिकारी हैं, उनका वेतन कहाँ से देने लगे, जो भारतीय राजस्व है, यानी जो पैसा उनसे कमा रहे हैं, जो उनसे पैसा अर्जित कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से वो नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब वो इंग्लैंड फ्री हो गया, इंग्लैंड फ्री हो गया। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उसी में वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वेतन के रूप में उन अधिकारियों को देंगे। ठीक है, बाकी पैसा आपका इंग्लैंड चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब आते हैं लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो प्रशासन कर रहे थे, प्रशासन यानी जो हम लोगों के ये राजनीतिक क्रियाकलाप कर रहे थे, उनको किससे मैनेज किया जाने लगा, लिखित विधियों द्वारा। ठीक है, एक नया कानून बना के उसको हैंडल किया जाना, जैसे उपहार न लेने की। ठीक है, उपहार लेने की एक जैसे दिया गया था नियम, अब उसको लिखित रूप से लिखित विधियों द्वारा प्रशासन चलाने की नींव रखी गई थी। ठीक, समझ आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी परेशानी हो रही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उस कमेंट बॉक्स से आपको पढ़ के और अच्छे से इम्प्रूव करके आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर दे सके, अच्छा से अच्छा कर सके। दोस्तों, मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने देख रहे हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, फिर सभी कानून और विनिमय की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ठीक है, अब जो कानून बन रहे थे, जो नियम कानून बन रहे थे, उन पे क्या हो गया, उन पे ये हो गया कि जो सभी कानून हैं, विनिमय हैं, उनकी व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया, उन्हें उनका अधिकार दिया गया न्यायालय को। किसको? न्यायालय को। ठीक है, उनको न्यायालय का अधिकार दिया गया। इस तरह हम लोगों को 1793 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, उसमें क्या किया गया, उसमें ये किया गया कि सभी कानून और विनिमय की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया। आज भी देखिए, जो ये यहीं से लिया गया है कि जैसे जो कानून बनते हैं, जो संसद में कानून बनते हैं, उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो न्यायालय जाता है, न्यायालय उस कानून की व्याख्या करता है, उसको समझता है, उसको डिलीवर करता है, उसमें करेक्शन करवाने के लिए सरकार को लेटर लिखता है, और अगर सही है तो जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जिस जनता को नहीं समझ में आ रहा, उस जनता को वो व्याख्या करके समझाते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोग का 1793 का चार्टर एक्ट हो गया। अब आते हैं 1813 का राजलेखा चार्टर एक्ट। 1813 का राजलेखा चार्टर एक्ट जो है, उसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं, आप ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बेसिक चीज सुनिए, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहला फैक्ट, कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार की अनुमति। अब इसी में बोला जाए कि ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार के लिए कब भेजा गया, धर्म प्रचार की अनुमति कब दी गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, अब आता है सभी ब्रिटिश जन को व्यापार का अधिकार दिया गया। अभी तक था कि कंपनी जिसे नॉमिनेट करती थी वही व्यापार कर सकता था। अब क्या किया, सभी ब्रिटिश, जो वहाँ पर ब्रिटिश के जितने भी व्यक्ति थे, वो सब व्यापार कर सकते थे भारत में जाकर। ठीक है, तो उन सभी को ब्रिटिश जन्म। अब क्या किया गया, पहले एक फाउंडेशन से एक सिस्टम बना दिया गया। देखिए कैसे, कितना मतलब शार्प दिमाग था उन लोगों का, कि पहले उन्होंने एक मामूली से व्यापारी के रूप में आए, फिर वो उन्होंने राजनीतिक रूप से उस पर अपना अधिकार करने शुरू किया। जब अधिकार कर लिए तो अब क्या किए, अपने देश के हर व्यक्ति को छूट दे दी गई कि जाइए भारत में, आप व्यापार करिए, अपना मुनाफा कमाइए, हमें टैक्स पे करिए। ठीक है, ये हो गया। तो सभी ब्रिटिश जन को व्यापार का अधिकार दे दिया गया। ये कौन से लेख में, 1813 के राज चार्टर एक्ट में ये नियम बना के उन्हें बताया गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट है चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया है। देखिए सभी ब्रिटिश जन को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया, वो कंपनी के ही अंतर्गत रखा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके एकाधिकार व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यापार कर सकता था, लेकिन चीन के साथ व्यापार करना और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया। ये 1813 के राजलेखा में इतना कंट्रोल रखा गया था। ये चार्टर एक्ट कंपनी का एकाधिकार अभी चीन के साथ व्यापार करने और चाय के एक व्यापार, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया गया। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, मिशनरी ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ईसाई मिशनरी यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या अपने धर्म के प्रचार करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इतना नॉलेज है नहीं, इतनी चीज़ें है नहीं जो वो मतलब समझ सके। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनके यहाँ के भारतीयों के लोगों की मानसिकता पे यानी माइंड पे अटैक किया। माइंड पे अटैक करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया। आज भी देखिएगा कई ऐसे मतलब ईसाई जो क्रिश्चियन वाले स्कूल हैं उनमें क्या किया जाता है, ये किया जा रहा है कि उनको एक तरह से एक पश्चिमी संस्कृत के रूप में एडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो उस समय क्या था, भारतीय शिक्षा में पश्चिमी जो संस्कृत थी यानी पश्चिमी जो लैंग्वेज थी और पश्चिमी जो धर्म था उसको उन्होंने एक शिक्षा के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए खर्च के 1 लाख खर्च किया, एक कॉलेज बनाया, उसमें लोगों को शिक्षा देने का नियम शुरू किया गया। ठीक है। फिर क्या है, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। अब क्या था, अब उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब हम लोगों ने कर लिया, अब हम ये कर जो वसूली का नियम है वो हम लोकल बॉडीज़ को देंगे। लोकल बॉडीज यानी जैसे वहाँ की रियासतें हैं, वहाँ के छोटे जमींदार हैं, उन सबको देंगे और वो वसूल करके हमें देंगे। ठीक है। तो उन्होंने सिस्टम देखिए, अब क्या था, पहले वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे वसूली के, अब उन्होंने क्या किया, अब उन लोकल बॉडीज़ को दे दिया जिसमें जो भी वसूली हो वो ही झेलें, हमें जितना चाहिए हम उतना लेंगे। जैसे लगान मूवी में देखेंगे कि क्या हुआ था, उन्होंने इतना बोल दिया कि हमें इस क्षेत्र से इतना चाहिए, ठीक है, लगान। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद फसल हो न हो वो आपका हेडक है। ठीक है, वो वहाँ के रियासत के राजा का हेडक है, वहाँ की जनता का हेडक है, हमें इतना राजा चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें लोकल बॉडीज को स्वच्छ शासन को दे दी गई थी। अब कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के को बनाए विधि पर ब्रिटिश संसद पर अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। जो अभी तक क्या था, वहाँ से इंग्लैंड से जो नियम बनते थे उन्हीं से चलता था। अब शुरू हो गया है आपका क्या, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के बनाए विधियों पर ब्रिटिश संसद पर अनुमोदन किया गया। तो क्या हुआ, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के विधि जो थी उन पर ब्रिटिश जो संसद थी उस पर अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। यानी अगर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी अगर कोई नियम बना के इंग्लैंड भेजती है तो उस पर ब्रिटिश संसद पर अनुमोदन अनिवार्य कर देंगे। अब वहाँ पर वो डिस्कशन करते थे, उस पर कार्य करते थे। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया था। सम्राट को स्वीकृति से कंपनी के गवर्नर जनरल, गवर्नर प्रधान समिति की नियुक्ति। ठीक है, अब क्या हो गया, जो नियुक्तियाँ होती थी पहले वो आपके वहाँ के एलिजाबेथ के बेस पे होता, अब क्या हो गया, सम्राट की स्वीकृति से, मतलब सम्राट से ले लिया परमिशन, उसके बाद कंपनियों के गवर्नर जनरल, गवर्नर प्रधान समिति की नियुक्तियां करने लगे। ठीक, ठीक दोस्तों, ये हुआ आपका मेन 1813 का राजलेखा चार्टर एक्ट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 8 लेख यानी राजलेख पढ़े गए, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, और आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो हैं। बाकियों में तो आपका एक तरह से नियमों को वो अपडेट किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का राजलेखा एक्ट, ये चार्टर एक्ट, इन दोनों में क्या है, नए नियम बनाए गए। ठीक है, नई नींव रखी गई। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने आज
भाग 2 पढ़ा है संवैधानिक इतिहास का, जिसमें से हम लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से 1813 का राजलेखा चार्टर एक्ट तक पढ़ लिए। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा, जिससे हम आपको और इम्प्रूव करें। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।